आपके और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। आज बहस का मुद्दा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए। वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे बहस का नया शो कसम संविधान की जी न्यूज पर देख पाएंगे आप, जिनमें आवाज होगी आपकी, आपसे जुड़े मुद्दे और सियासत की जवाबदेही हम तय करेंगे। तो देखना ना भूलें कसम संविधान की, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली में मदरसे और मस्जिद गए थे। वहां उन्होंने इमाम के साथ बैठकर बात भी की। मदरसे में बच्चों और मौलवियों से भी उनकी मुलाकात हुई, उनका हालचाल उन्होंने जाना था। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस बात का स्वागत भी किया था। भागवत को राष्ट्र ऋषि और राष्ट्रपिता जैसे शब्दों से भी नवाजा गया था। ये उस दिन की तस्वीर थी जो हमने आपको ताल ठोके में भी दिखाई थी। लेकिन अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भागवत का मदरसा और मस्जिद जाना शायद पसंद नहीं आया। उन्होंने इसे ड्रामा यानी नाटक करार दिया है। असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक बीजेपी मुसलमानों को कंट्रोल करना चाहती है। भागवत की मुलाकात के बहाने असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे और साथ ही वक्फ की संपत्ति के सर्वे पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ये कहा कि एक तरफ भागवत मदरसों में जाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ आसाम में मदरसे तोड़ दिए जाते हैं। ओवैसी ने एक बार फिर से ये आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में वक्फ की संपत्ति का सर्वे इसलिए किया जा रहा है ताकि उन पर कब्जा किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ आज हरियाणा के फतेहाबाद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि देश में हिंदू मुसलमानों के बीच तो कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन लोग हिंदू मुसलमान के बीच झगड़ा कराकर अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे उनके इशारे पर और उनके निशाने पर कौन था। बड़ा सवाल यह है कि क्या हिंदू मुसलमान करने में सियासत को अपनी वोट की दुकान दिखती है, और देश में जो कुछ भी हिंदू मुसलमान के नाम पर हो रहा है क्या यह माना जा सकता है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सियासत है। सवाल यह भी उठता है कि मोहन भागवत अगर मुस्लिमों से मिलते हैं, उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, तो इसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है। इसी पर ठोकेंगे ताल, लेकिन उससे पहले जल्दी से रिपोर्ट देखिए आप। बीजेपी आरएसएस एक नया ड्रामा कर रही है, और वो नया ड्रामा क्या है कि मोहन भागवत आरएसएस के सर संचालक दिल्ली में एक मदरसे को चले गए। ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग को क्यों देखना। मोहन भागवत ने बड़ा एहसान किया मदरसे में जाकर। मदरसे को जाते हैं और आसाम में मदरसों को डिमोलिश कर दिया जाता है। मदरसे को जाते हैं और उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे होता है। पहली मर्तबा वो किसी मस्जिद में आए हैं। वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं मोहन भागवत जी के। यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा। मदरसे जाकर कुरान की तिलावत सुनते हैं और उत्तर प्रदेश में वक्फ की जायदादों का सर्वे किया जा रहा है ताकि मुसलमानों की वक्फ की जायदादों को उनसे छीन लिया जाए। मुस्लिम और हिंदू के बीच में कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो गड़बड़ करने के चक्कर में रहता है। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ सूफी मोहम्मद खैरुद्दीन हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ
वारिस पठान आपसे बस थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। अजय आलोक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और तौसीफ अहमद खान टीएमसी के नेता हमारे साथ हैं। अजय आलोक जी, पहला सवाल आप ही से, क्योंकि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी हमलावर दिखे हैं, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ मोहन भागवत हैं जो जाते हैं, मदरसा जाते हैं, इमाम से मुलाकात करते हैं, बच्चों से मिलते हैं, मुस्लिम बच्चों से, और दूसरी तरफ असम में मदरसा गिरा दिया जाता है। वो कहते हैं एक तरफ मोहन भागवत जो है वो मुसलमानों की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ यूपी में मदरसों का सर्वे, वक्फ की संपत्ति का सर्वे करा लिया जाता है। तो ड्रामा है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी कभी कभी जानबूझकर बेवकूफों वाली बात करते हैं, जबकि बेवकूफ वो है नहीं। वो उस सेक्शन को एड्रेस करना चाहते हैं जो सेक्शन ऐसी बातों सुन के खुश होता है। इस देश में मदरसे आज से नहीं चल रहे, और इस देश के मदरसे अच्छा काम भी कर रहे हैं। हम जानते हैं एक से एक बड़ी बड़ी हस्तियां मदरसों से पढ़ के निकली हैं। इसीलिए मोहन भागवत वैसे मदरसों में जाएंगे भी, और सब कोई जाता है, मैं भी जाता हूं, आप भी जाएंगे, किसी को जाने में कोई परहेज नहीं है। लेकिन वैसे मदरसों का टूटना भी बहुत जरूरी है जहां से आतंकी गतिविधियों का संचालन होता हो, जहां पे ISIS की गतिविधि प्रमाणिक तौर पे मिलती हो। तो ऐसी मदरसों को तोड़ना भी जरूरी है, ये जानते हैं ओवैसी। लेकिन तब भी ओवैसी ये बात जरूर बोलेंगे, क्योंकि एक सेक्शन जिसको वो एड्रेस कर रहे हैं उसको ये बात सुनने में अच्छा लगता है। इसमें कोई शक नहीं है, वो मुस्लिम लीग बी पार्ट 2 बनना चाहते हैं इस देश में। वो चाहते हैं कि मुसलमानों का एक छत्र वोट सिर्फ उनको मिले, जो उनको मिल नहीं रहा है। इसलिए उनकी छटपटाहट है ये, उनकी कड़वाहट है ये, और इसीलिए इस तरह के नफरत वाले बोल उनके निकलते रहेंगे। और उनसे ये बाकी सेकुलर दल इसलिए जलते हैं क्योंकि थोड़ा मुसलमान का जो वोट बोले जाते हैं तो उससे बाकी सेकुलर दलों को दिक्कत हो जाती है, जैसे सपा, TMC, RJD, इन लोग को ओवैसी से बहुत जलन है, इसलिए उनको अब बीजेपी का बी टीम बताते हैं। सच्चाई ये है कि ओवैसी ना बीजेपी के बी टीम ही ना कुछ है, वो एक इंडिपेंडेंट, बिल्कुल रिलीजियस आइडेंटिटी, उनकी पार्टी का नाम देखिए ना क्या है, AIMIM। जिस पार्टी के नाम में मुसलमान लगा हुआ हो, वो चाहते हैं कि ये पार्टी बिल्कुल मुसलमानों की एक छत्र पार्टी बने और 18 करोड़ मुसलमान एक छत्र एक जगह वोट करें। ये उनकी इच्छा है जो बेचारे की पूरी नहीं हो रही है और कभी पूरी होगी भी नहीं, इसलिए इस तरह के बोल उनके निकलते रहेंगे। ठीक है, जल्दी से एक जवाब लूंगी यहाँ पर मैं। तौसीफ अहमद खान, आपका। असदुद्दीन ओवैसी आपके वोट बैंक में सेंध लगाते हैं, इसलिए आपको बुरे लगते हैं, यह भी अजय आलोक जी ने कहा। अगर बात वोट बैंक का ही है तो फिर ये मीठी मीठी बातें कहकर मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि मस्जिदों के नीचे शिवलिंग ढूंढना बंद करो, तो ये कौन सा वोट बैंक को एड्रेस कर रहे हैं? ये कौन सी वोट बैंक से वोट चाहते हैं ये भी बता दें। वो जो योगी आदित्यनाथ बीजेपी के नेता वो कहते हैं, या नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने रिफ्यूज किया टोपी पहनने से कि नहीं ये हमारे धर्म का नहीं है, ये किसी धर्म और धर्म का ये है पहनावा, उसे हम नहीं पहनेंगे। और आज उसी गिरोह के, उसी आइडियोलॉजी के जो टॉप माने जाते हैं, चीफ माने जाते हैं, वो जा करके मस्जिद के अंदर मुलाकात कर रहे हैं, इमाम से मुलाकात कर रहे हैं। तो फिर ये क्या कोई राजनीति है इसके पीछे? क्या ये एक पर्टिकुलर ग्रुप को एड्रेस कर रहे हैं, पर्टिकुलर वोट को चाह रहे हैं? ये सवाल तो इन पे भी खड़ा होता है, ये तो सिर्फ एक तरफ नहीं चलेगा। ये कह रहे हैं कि आप हम पर वोट बैंक का आरोप लगाते हैं। मोहन भागवत जी गए, इमाम से मुलाकात की, उसमें भी कोई वोट बैंक है क्या? चलिए, मोहन भागवत जी का तो अपना वोट बैंक है जो ये कह रहे हैं, इन्हीं के शब्दों में खुद अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। फिर तो मोहन भागवत जी को जाके मदरसा जाना ही नहीं चाहिए था, इमाम से मिलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो तो वोट बैंक है ही नहीं। तो जोड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? जोड़ने की कोशिश तो साफ दिख रहा है मोहन भागवत कर रहे हैं। और तुष्टीकरण तो आपको खैर तौसीफ जी कुछ कहना ही नहीं, आप तो उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जो दुधारू गाय कहते हैं मुसलमानों को, लात खाने तक तो वो तैयार रहते हैं। फिर आपसे मैं क्या बोलूं? लेकिन कम से कम देश को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए ना, देश को तोड़ने की जरूरत क्या है? बांग्लादेशी और रोहिंग्या को अपने यहाँ बसा के वोट बैंक बढ़ा के अब बंगाल में शासन करने की जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग चला रखी है, इससे देश का भला नहीं होने वाला। तौसीफ अहमद खान, हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने का काम बीजेपी करती है, ये तो कोई सीक्रेट बात है नहीं, ये देश का बच्चा जानता है।
तो अगर इतने दिन से देश जलाया जा रहा है, देश को तोड़ा जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर देश जोड़ने का संकल्प लिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, तो वो भी रैली में शामिल हो जाए। कांग्रेस तो रैली निकाला है भारत जोड़ो, ऐसा तो कुछ नहीं है कि उसमें बीजेपी शामिल नहीं हो सकती। अपना प्रस्ताव रखे और सारे, क्योंकि देश कब जोड़ेगा जब ये सारी पार्टी बात करेंगी जोड़ने की। अगर कांग्रेस बात कर रही है, विपक्षी बात कर रहे हैं, बीजेपी भी बात करे कि हाँ हम चाहते कि भारत को जोड़ा जाए, कर ले। हाँ, वो तो है ही, वो तो वेलकम है। वो तो उनके रूट में बंगाल नहीं पड़ता, लेकिन अगर उनके रूट में बंगाल से भी रैली गुजरता तो वो तो वेलकम ही है। ममता बनर्जी ने रिसेंटली बोला है कि भाई जो अपोजिशन का जो फ्रंट बनेगा उसमें तो कांग्रेस शामिल रहेगी। तो ऐसा तो नहीं है कि वो कांग्रेस को विपक्ष अपोजिशन के फ्रंट से हटा करके देखा जा रहा है, या ममता बनर्जी या तृणमूल विरोध करती है इस भारत जोड़ो रैली का। बिल्कुल नहीं विरोध करती, वो तो अच्छा प्रोग्राम। हम तो दावत दे रहे हैं बीजेपी को कि वो भी शामिल हो जाए। बहुत अच्छा भीड़ हो रहा है राहुल गांधी की रैली में, क्योंकि यहाँ पे लोग रैली आए, हम लोग तो जुड़ेंगे। बीजेपी तो है वहां पे, बीजेपी तो केरला में रैली हो रही है, क्यों नहीं गई ममता दीदी? उत्तर प्रदेश से भी गुजरेगी, भी आया था ये रैली, उत्तर प्रदेश से भी गुजरेगी। अरे हरियाणा में रैली हो रही है, न्योता आया था, क्यों नहीं गई दीदी? कर्नाटका में तो तृणमूल तो बंगाल में है, अगर बंगाल से उनका रैली रहेगा तो बिल्कुल जुड़ेंगे। अगर अभी भी रैली काफी दिनों तक नहीं दे रहे, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं जो आज ऑपोजिशन की रैली हो रही है उसमें टीएमसी हिस्सा क्यों नहीं है, वो ये सवाल पूछ रहे हैं। आपको पता है ना, आज एक आयोजन रखा गया है विपक्ष की पार्टियों द्वारा, उसमें वो कह रहे हैं कि ममता दीदी क्यों दिखाई नहीं दे रही, उसे लेकर सवाल पूछ रहे हैं। आपका जवाब उस पर? ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले ही स्टेटमेंट दिया है कि जो विपक्ष जो तैयार होने वाला है चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, वो कांग्रेस उस विपक्ष में शामिल रहेगी। क्योंकि रिसेंटली बोला जा रहा था द्वारा एक महाआयोजन किया गया, आपको पता है? देखिए, जिस आयोजन की आप बात कर रही हैं उसमें अगर इनविटेशन आता है तो इनविटेशन पे बिल्कुल शामिल होंगे। अब एक चीफ मिनिस्टर को प्रोग्राम को, वहां पर नेता बोल रहे हैं सर, वहां पर नेता बोल रहे हैं, नीतीश कुमार बोल चुके हैं। आपको ये पता होना चाहिए। तस्वीरें जरा फुल स्क्रीन दिखा दीजिए, उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं यहाँ पर। और जब वाइस प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए इलेक्शन हुआ था, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन हुआ था, तो ऑपोजिशन की यूनिटी दिखी थी, और उस पर कांग्रेस पार्टी काफी खफा भी हुई थी कि क्यों एक यूनाइटेड ऑपोजिशन नहीं दिखाई दी, वो सवाल भी उठा था। चलिए आगे बढ़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी द्वारा एक खास बातचीत की गई थी जी न्यूज से। अब जो वो बातें उठा रहे हैं कि एक तरफ मोहन भागवत जाते हैं, मदरसा जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, इमाम से मुलाकात करते हैं, और दूसरी तरफ यूपी सरकार मदरसों का सर्वे कराती है, वक्फ की संपत्ति का सर्वे कराती है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। बीजेपी आरएसएस एक नया ड्रामा कर रही, और वो नया ड्रामा क्या है कि मोहन भागवत आरएसएस के सर संचालक दिल्ली में एक मदरसे को चले गए, और मदरसे में जाकर उन्होंने कुरान की तिलावत को भी सुना, मदरसे के बच्चों को भी देखा, और मीडिया ने इसको बड़ा खूबसूरती से रिपोर्ट किया है। ऐसा रिपोर्ट किया है कि मोहन भागवत ने बड़ा एहसान किया मदरसे में जाकर। मदरसे को जाते हैं और आसाम में मदरसों को डिमोलिश कर दिया जाता है। मदरसे को जाते हैं और उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे होता है। मदरसे जाकर कुरान की तिलावत सुनते हैं और उत्तर प्रदेश में वक्फ की जायदादों का सर्वे किया जा रहा है ताकि मुसलमानों की वक्फ की जायदादों को उनसे छीन लिया जाए। तो ये वो अंश था जो अहमदाबाद में असदुद्दीन ओवैसी द्वारा रैली के दौरान कहा गया। वो अंश आपने सुना। कई खास मेहमान इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वारिस पठान, जब आप इस डिस्कशन में नहीं थे तो अजय आलोक जी ने ये कहा कि जिन मदरसों पर टेरर कनेक्शन के आरोप लगेंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा।
देखिए आदित्य जी, हमने पहले भी कहा था कि अगर मदरसा का कोई मौलाना टेरर कनेक्शन में इन्वॉल्व है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, यूएपीए लगाइए, उसको सजा दीजिए। मगर यहाँ आसाम में क्या देखा गया, रात को आप नोटिस देते हो, 250 से 300 बच्चे किसी दूसरे घर में जाके उनको रखना पड़ता है और सुबह में आप बुलडोजर से उड़ा देते हो। तो ये क्या कायदे कानून का पालन हो रहा है? हम तो बोलते रूल ऑफ लॉ फॉलो करिए, आप प्रॉपर नोटिस दीजिए, कोर्ट का आदेश आए, कोर्ट के आदेश से देश चलेगा ना। देखिए देश चलेगा रूल ऑफ लॉ पे, नहीं कि बुलडोजर की राजनीति पे। और अरशद साहब ने क्या कहा, कल तो आपने देखा जुआपुरा अहमदाबाद के अंदर जो स्पीच थी, उन्होंने ये भी कहा, सर संचालक जो है मोहन भागवत, वो जाते हैं दिल्ली के अंदर एक मदरसे में, कुरान की तिलावत सुनते हैं, वहां पर बैठते हैं, मौलाना को मिलते हैं, और वहीं पर उनके राज में जो उनका बीजेपी वाले हैं स्टेट से, चाहे यूपी हो जाए चाहे आसाम, वहां पे मदरसों को आप तोड़ देते हैं। तो किस तरह का डुप्लीकेसी आप ये चला रही है? आपके क्या हिपोक्रेसी नहीं है आदित्य जी? तो उन्होंने यही कहा ना कि आप हिपोक्रेसी मत करिए। और ये बीजेपी आरएसएस हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ रही है और इनका आइडियोलॉजी यही है कि हमको किसी भी तरह मुसलमानों को परेशान करना। इसीलिए देखिए पहले हिजाब पे आए, लाउड स्पीकर पे आए, एक लेडी नमाज पढ़ रही थी कई हॉस्पिटल के अंदर, अपने मरीज को देखने उसका वीडियो निकाल के डाल दिया। आइडियोलॉजी रही है कि किसी भी तरीके से भारत के मुसलमानों को तंग करना है, ये आरोप लगा रहे वारिस पठान। जल्दी से आपका जवाब सर। संगीत रागी, आवाज आ रही है आपको मेरी? अजय आलोक जी, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, अगर आप जवाब दे पाए सर। देखिए वारिस पठान भी उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं जिसके सबसे बड़े खटमल ओवैसी साहब हैं। तो इनकी तो मानसिकता ही यही रही है, हिंदू मुसलमान। आज तक ओवैसी के आपके स्पीच में, जब से पॉलिटिकल करियर शुरू किया असदुद्दीन ओवैसी ने, यहां पे पैनल में जितने लोग बैठे हैं जरा बता दें, आज तक मुसलमान के अलावा कोई बात की है ओवैसी ने? उनको खाने में भी मुसलमान दिखता है, पानी में भी मुसलमान दिखता है, उनको चारों तरफ मुसलमान ही मुसलमान दिखता है। उनको बोलिए सऊदी अरब की नागरिकता लेके वहीं बस जाएं, मुझे लगता है कि उनकी राजनीति सबसे अच्छी वहीं चलेगी। मतलब हद हो गई है साहब। आईएसआईएस का पूरा का पूरा प्रमाण मिला हुआ है कि उस मदरसे में वहां पर संचालित की जाती थी गतिविधि, आतंकी वहां से पकड़ा गया। ये कह रहे रात में 12 बजे नोटिस दिया, सुबह तोड़ दिया। अरे 6 महीने से कार्रवाई चल रही थी उस पर, बिना कुछ पते हुआ खाली बोलना है बस, और झूठ बोलना है, झूठ फैलाना है। तो वैसी साहब को जब हर चीज में मुसलमान ही दिखता है, सावन कंधे को हर कुछ में हरा हरा ही दिखता है, तो बोलिए नागरिकता लेके जाके सऊदी अरब में बस जाएं, सब मुसलमान ही दिखेंगे। मक्का भी है, मन करेगा तो रोज दिन जाके वहां पे इबादत भी करेंगे, थोड़ा मन को शांति रहेगा, कम से कम देश को तो अशांत ना करें। जवाब ले लीजिए वारिस पठान। देखिए शायद अजय आलोक असद साहब की स्पीच देखते नहीं है, सुनते नहीं है, या तो जानबूझ के अनजान बन रहे हैं। असद ओवैसी साहब ने अपनी हर स्पीच में, हर फोरम में ये कहा है कि मैं मजलूमों की, मुसलमानों की, हमारे दलित भाइयों की आवाज था, हूं, हमेशा रहूंगा। हमारे तो कॉर्पोरेटर भी है नॉन मुस्लिम, तो कहां से मुसलमानों की आवाज? बिल्कुल मुसलमानों की मुसलमानों अपना नेता। मगर आप बताइए भाजपा, अच्छा मेरी सुन लो ना, मेरी बात तो सुन लो। भाजपा का तो काम ही है यार, 2 थे, राम जी का नाम लेते लेते 350 पे आ गए, राम जी के नाम के ऊपर मंदिर बना दिया, उसका ट्रस्ट बना दिया, उसमें भी घपला कर दिया आप लोग। तो आपकी जो सियासत है ना, वो सिर्फ गाय, गंगा, दंगा, मंदिर, इसी में आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आज रुपया 81 हो गया, $81.24 के बनिस्बत आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क नहीं पड़ता कि देश में बेरोजगारी पूरी तरह से बढ़ गई है, इसका भी आपको फर्क नहीं पड़ता। और अब आप बेरोजगारी पर आए, कि किस तरह से लेकिन अपने जलसे में ओवैसी साहब किस पर आए? ओवैसी साहब बात कर रहे थे मोहन भागवत जाते हैं मदरसा और असम में मदरसा टूट जाता है। ये भागवत साहब जाते हैं, माफ कीजिएगा, भागवत साहब जाते हैं मस्जिद और वहां पर सर्वे हो जाता है मदरसों का और संपत्ति का, वक्फ की संपत्ति का सर्वे हो जाता है। तो ये सवाल तो असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए ना वारिस पठान, ये तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। एक बार फिर से सुनवा दीजिए, वारिस पठान लेट आए थे इस डिस्कशन में, सुनवा दीजिए क्या कहा था असदुद्दीन ओवैसी ने, इस बहस का आधार क्या है? मैं मौजूद था। नहीं कोई बात नहीं, एक बार फिर से सुन लीजिए ना, बहस का मुद्दा मुझे याद दिलाना, आपको याद दिलाना मेरा दायित्व है वारिस पठान, इसलिए मैंने, अगर आप चाहें तो मैं दोबारा सुनवा देती हूँ आपको, दोबारा सुनवा देती हूँ, सुनवा दीजिए इन्हें दोबारा से। थैंक यू। सुने, बीजेपी आरएसएस एक नया ड्रामा कर रही है, और वो नया ड्रामा क्या है कि मोहन भागवत आरएसएस के सर संचालक दिल्ली में एक मदरसे को चले गए, दिल्ली में एक मदरसे को चले गए
और मदरसे में जाकर उन्होंने कुरान की तिलावत को भी सुना, मदरसे के बच्चों को भी देखा और मीडिया ने इसको बड़ा खूबसूरती से रिपोर्ट किया है। ऐसा रिपोर्ट किया है कि मोहन भागवत ने बड़ा एहसान किया मदरसे में जाकर। मदरसे को जाते हैं और आसाम में मदरसों को डिमोलिश कर दिया जाता है। मदरसे को जाते हैं और उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे होता है। मदरसे जाकर कुरान की तिलावत सुनते हैं और उत्तर प्रदेश में वक्फ की जायदादों का सर्वे किया जा रहा है ताकि मुसलमानों की वक्फ की जायदादों को उनसे छीन लिया जाए। भाई ये तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। मैं इसको एम्पलीफाई करता हूं और समझाता हूं आपको और आपके दर्शकों के लिए। असद ओवैसी साहब ने दो चीजों की बात की। अजय आलोक जी, मैं दूंगी आपको मंच, इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, 40 सेकंड है इनके पास। और दूसरी उन्होंने बात करी यूपी के अंदर जो वक्फ की हमारी जमीन है उसका सर्वे कराने की। तो हमने तो पहले से कहा है ना आदित्य जी कि जो मदरसों का आपको सर्वे कराना है तो वहां पर काफी सारी जो मदरसे है जो गवर्नमेंट एडेड है, जिसमें 5 साल से तो आपने मदरसे के टीचरों को पगार नहीं दिया है, कम से कम वहां पे ध्यान देते। और ये जो मदरसे है नॉन एडेड, इससे गवर्नमेंट का क्या लेना देना, इसमें तो कोई पैसा देता नहीं है। ये तो प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आप इसका कैसा सर्वे कर सकते हैं, कैसा इसको तोड़ने की बात आप कर सकते हैं। वहीं पर अगर कोई विद्या मंदिर है, गुरुकुल है, गवर्नमेंट की स्कूल है, जाके इतनी हालत खस्ता है कि अगर यहाँ पर टेबल है तो पंखा भी नहीं है, लड़कियों के लिए तो वहां पर टॉयलेट नहीं है, कितनी स्कूलों के अंदर मैं आपको बता दूं, अरशद मदनी ने ये कहा था, अरशद मदनी ने ये कहा था, सुन लीजिए सर, ये आवाज बटी हुई है। अरशद मदनी ने ये कहा था कि सरकार का हक है, वो मदरसों का सर्वे करा सकती है, जब हमने कुछ गलत नहीं किया तो हमें डरने की जरूरत नहीं। और उन्होंने तो इस हद तक कहा था कि अगर मदरसा अवैध है तो उस पर बुलडोजर चला दो सर। ये अरशद मदनी के शब्द थे। तो आपकी अपनी सियासत हो सकती है, लेकिन इस पर राय बटी हुई है। अब जल्दी से 2 काउंटर ले लीजिए, पहले अजय आलोक और उसके बाद संगीत रागी। जल्दी जल्दी प्लीज सारे गेस्ट। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गाय लाती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी गाय नहीं लाती है। गाय दोबारा से गाय को बीजेपी से खाली जोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। हर हिंदू गाय को मां मानता है, पूजा करता है। गोवा में यम्मी एक बात सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, बता रहा हूं, गड़बड़ मत कीजिए। आप गड़बड़ मत कीजिए, आप गड़बड़ मत कीजिए। हमारी आस्था का प्रतीक है, हम पूजते हैं गाय को, और आपकी आस्था में गाय खाना है। दोनों में बहुत अंतर है, इसलिए बेहतर होगा कि आप गाय पे कमेंट न करें। जहां तक रहा वक्त का संपत्तियों का सर्वे, एक मिनट सुन लीजिए, बीच में बोलिए मत। वक्त की संपत्ति का सर्वे, आलोक को वक्त दिया, उनको बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे तो मैंने उन्हें नहीं बोलने दिया था। प्लीज बोलिए अजय आलोक जी। वक्फ की संपत्तियों का सर्वे क्यों नहीं होगा? 35,000 करोड़ की संपत्ति वक्फ की है, होनी चाहिए थी लगभग 52,000 करोड़ की संपत्ति। ये 17,000 करोड़ की संपत्ति वक्फ के तथाकथित मुसलमानों के नेता खा के बैठे हुए हैं। पूरे देश में ये नहीं पता है? हर स्टेट में यही हाल है वक्फ की संपत्तियों का, कि सारे सो कॉल्ड मुसलमान के नेता वक्फ की संपत्ति को हथिया के बैठे हुए। क्यों नहीं होगा सर्वे? क्यों दर्द हो रहा है ओवैसी साहब को? हैदराबाद में कुछ दबाया उबाया हुआ है क्या वक्फ की जमीन? हर लीगल काम से समस्या क्या है ओवैसी साहब को बैरिस्टर होकर? मठों का क्यों नहीं? और हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हैं कि भावना भर के? अभी ले आए गाय भाजपा। अरे मतलब कोई बातचीत का कोई मतलब है? संविधान को अपनी ढाल बनाते हैं। आर्टिकल 30 के 1 में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी रिलीजियस फंडिंग नहीं होगी गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों मदरसों को गवर्नमेंट सरकार पैसे दे रही है? मुझे आज तक ये नहीं समझ में आता है। वही बंद कर देना चाहिए पहले, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। ठीक है, जवाब लीजिए वारिस पठान, उसके बाद संगीत रागी। प्लीज वारिस पठान, 30 सेकंड्स आपका काउंटर के लिए मैं दे रही हूं ये वक्त। अच्छा, ठीक है, मठों के बारे में आप कभी सर्वे नहीं करेंगे? जो मठ है और जो हिंदू टेंपल ट्रस्ट है उसके बारे में आप सर्वे नहीं करेंगे? जो मठ गलत काम करेगा बिल्कुल सर्वे होगा, उसके बारे में आप सर्वे कभी नहीं करेंगे। जबकि कब हो रहा है सर्वे? बताइए ना, सबूत दे दीजिए ना। कोई मठ सर्वे नहीं करती गतिविधियों में सर्वे होगा। सर्वे क्या होगा? बुलडोजर भी चलेगा। अरे तो सबूत तो सर्वे के बाद निकलेगा ना। अभी देखिए आदित्य जी बात बराबर है क्या मैं बोल रहा हूँ? एक सेकंड ये बोल रहे हैं बीच में। लेट हिम फिनिश, मैं वापस आपको टाइम दे दूंगी सर, प्लीज जी। अरे जब मठों का हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के जितने अंदर ट्रस्ट आते हैं उसका जब सर्वे होगा तो पता चलेगा ना कितना गफला है। अभी बीच में कुछ दिन पहले एक साधु साहब का डेथ हो गया, उनके घर के अंदर जब खोला गया नरेंद्र गिरी, मैं नाम बोल रहा हूं नरेंद्र गिरी के, तो अंदर 50 नहीं, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आपको तकलीफ इस बात से नहीं है कि वक्फ नहीं होना चाहिए, जो संपत्ति है उसका सर्वे हो रहा है।
आपको पीड़ा इस बात से हो रही है कि मठों का सर्वे क्यों नहीं हो रहा है? आपको कुल मिलाकर पीड़ा इस बात की है, लेकिन वक्फ एक्ट के तहत जो असीमित अधिकार है वारिस पठान जो असीमित अधिकार है, जहां जिसकी जमीन पर कब्जा किया जाता है उसे प्रूव करना पड़ता है, उस पर आप क्या कहेंगे सर? उसे आप क्या कहेंगे? आपत्ति ये है कि हमारी वक्फ की जमीन के सर्वे के बहाने भाजपा सरकार ये जमीनों को हथिया लेना चाहती है। सर, सरकार का पक्ष ये है कि भूमाफिया के चंगुल से छुड़ाना चाहती है। आपकी अपनी दलील है, उनकी अपनी दलील है। आप संगीत रागी, ठीक है सर, मैं एक कमेंट अब सब गेस्ट कर लूंगी, मैंने बहुत टाइम दिया आपको। प्लीज लेट मी टेक कमेंट्स फ्रॉम अदर गेस्ट। प्लीज आगे मंच दूंगी प्लीज। संगीत रागी, यतीमों का, मजलूमों का, बेवाओं का, अरे सर कहाँ फायदा हो रहा है? कहाँ फायदा हो रहा है? उन तक बेनिफिट कहाँ पहुंच पा रहा है सर? कहां पहुंच पा रहा है? और आप मुझे बताइएगा 2009 में कितनी जमीन थी, 2009 में कितनी जमीन थी, और आज 2022 में जब हम और आप बात कर रहे हैं तो कितनी जमीन है, उस पर भी बात कीजिएगा, अभी आगे बात कीजिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अभी जो आप सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी और आरएसएस से, जवाब तो ले लीजिए सर, जवाब तो ले लीजिए। इस पर मैंने बहुत डिबेट की और आप भी उन डिबेट का हिस्सा रहे सर। पुरानी डिबेट को आज दोबारा से रिपीट करने का फायदा नहीं है। दर्शकों को अंडरस्टैंडिंग है, जो ताल ठोक के देखते हैं उन्होंने सुना हुआ है। ये लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट आपकी भी सुनी हुई है, असदुद्दीन ओवैसी का इंटरव्यू जी न्यूज ने किया हुआ है, उन्हें भी सुना हुआ है। अब आप प्लीज जो आरोप लगाए असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस पर, उनका जवाब सुन लीजिए। संगीत रागी, देखिए, परम पूजनीय सर संचालक जी जिस प्रकार से मदरसे में गए और मस्जिद में गए, वह बहुत सराहनीय कदम था। और ऐसी पहल, ये कोई पहली पहल नहीं है। परम पूजनीय सुदर्शन जी भी जाया करते थे और एक प्रकार का तारतम्य और सामंजस्य बनाने की कोशिश हिंदू समाज की तरफ से हमेशा हुआ है। सवाल यह आता है कि क्या मुस्लिम समाज उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए तैयार है या नहीं है। आपने देखा होगा कि पहले भी इस प्रकार की चीजें हुई थी और यही देखना बाकी है कि मुस्लिम समाज की तरफ से यदि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग होंगे तो इस प्रकार के हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो आपसी सामंजस्य है वो उनके बीच में एक प्रकार का सामंजस्य होगा, ये थोड़ा कहना बड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए ऐसी ताकतों को हमेशा दूर रखना पड़ेगा। एक दूसरी बात, वक्फ की जमीन जो है भारत के अंदर, जो पाकिस्तान से हिंदू लौट करके आ गए उनको एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके उनको मुसलमानों में बांट दिया गया था। दुर्भाग्य की बात है कि भारत के अंदर जो नेहरू की सरकार थी उसने यहाँ के गए हुए मुसलमानों की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी, उसे भी एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर करके उसे भारत सरकार का अपने हिस्से में रखना चाहिए था। वो मुसलमान समाज के पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो उन दरिंदों की संपत्ति है जिन्होंने इस देश का विभाजन किया था। तीसरी बात, बहुत आसान बात है कि जो मदरसे चल रहे हैं, भारत सरकार को या किसी भी सरकार को उसको ऐड देने की जरूरत नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस देश में मंदिरों के जो है उन पर कब्जा तो सरकारों का है। वहां से जो पैसे आते हैं, टैक्स आते हैं, वो मस्जिदों पर खर्च किए जाते हैं, चर्च पर खर्च किए जाते हैं, उनको अनुदान मिलता है, सरकार के बजट से अनुदान मिलता है। क्यों भाई? उनके इमामों को वेतन मिलता है। क्यों भाई? ये कौन सा सेकुलरिज्म है? किस देश का सेकुलरिज्म इस प्रकार का सेकुलरिज्म होता है जिसमें मंदिरों के पैसे से चर्च और मदरसों के को अनुदान दिया जाता हो? चौथी बात, यदि मदरसे आतंकवादी पैदा करते हैं तो उनको तोड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और जो मदरसे अच्छे काम कर रहे हैं उनको काम करते रहना चाहिए। लेकिन ये कह देना कि सारे मदरसे जो है वो एक अच्छे ही हैं, ये तो गलत बात है। वैसे ही जैसे सारे मुसलमान जो है वो अच्छे हैं, ये भी कहना उतना ही गलत बात है, क्योंकि इसमें हम ही इसी में से पीएफआई जैसे लोग हैं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे भी लोग हैं जो रोज रोज मुसलमान और रोज रोज सारे आतंकवादियों तक के समर्थन में आकर के खड़े हो जाते हैं। जो जिनको फांसी की सजा होनी चाहिए उसकी पैरवी करने के लिए वो खड़े हो जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी, खैरुद्दीन, अभी थोड़ी देर पहले अजय आलोक जी ने भी कहा, अभी संगीत रागी ने भी कहा, जिन मदरसों पर टेरर कनेक्शन के संगीन आरोप, उन पर अगर एक्शन लिया जाता है तो दिक्कत क्या है, उसमें मजहब क्यों आ जाता है? देखिए, मदरसों पर जो एक्शन लिया जा रहा है, मैं यहाँ पर एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि हमारे मोहन भागवत जी जिस मदरसे में गए, जिस मस्जिद में गए, वहाँ पर बच्चों की तालीम को उन्होंने सुना है, देखा है। तो मोहन भागवत जी का तो ये फरीदा होता था
कि जो मदरसों पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जिहाद की तालीम दी जाती है, तो क्या मोहन भागवत जी ने उस मदरसे में बच्चों को जिहाद की तालीम देते हुए देखा है? अगर देखा होता तो वो उसका जो ना इजहार करते, तो जाहिर बात है उन्होंने नहीं देखा। तो उनको ये कहना चाहिए था कि जो मदरसों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जिहाद की तालीम दी जाती है, ये गलत है। और जो यूपी हुकूमत जो सर्वे के नाम पर मदरसों पर जो मदरसे पर जो हमले किए जा रहे हैं, आसाम में मदरसों को तोड़े जा रहे हैं, मैंने इससे पहले भी एक बात कही थी, अगर मदरसों में बच्चों की तालीम से आपको अगर तकलीफ हो रही है तो हमारे तेलंगाना का जो यहाँ पर जो ना हमारी रियासती हुकूमत ने मदरसों के बच्चों में जो तालीम हासिल करते थे उनको रुझान को बढ़ाने के लिए टेम्बरिज की सतह पर कॉलेजेस और जो ना स्कूल कायम किए हैं और रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए हैं। तो हमारे तेलंगाना के एक मिनट देखिए, मैं आधे घंटे से सुन रहा था। नाना सूफी खैरुद्दीन जी सवाल का जवाब देने आए साहब। तो नाना सुनिए मेरी बात, नाना बात तो पूरी होने दीजिए आप मुझे। बात पूरी कीजिएगा ना सर, आप कुछ भी थोड़ी बोलेंगे। पहली बात, आपने तो जिस बात से स्टार्ट किया ये पूरा डिस्कशन, सूफी खैरुद्दीन जिस पॉइंट से डिस्कस टारगेट करते हैं आप बोल लीजिए, आप भाषण दे लीजिए सर, एक ही बार में अपना पूरा टाइम एग्जॉस्ट कर दीजिए। दे लीजिए आप भाषण देने आए हैं आप। तो अभी कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ मैं, वही तो कह रहा हूँ। आपको ये किसने कहा कि सारे मदरसों को कहा जा रहा है कि वहाँ पर जिहादी तालीम दी जाती है? जरा से ये बताइए पहले, किसने कहा है कि सारे मदरसों में जिहादी तालीम दी जाती है? सब मदरसे अच्छे नहीं है। किसने कहा आपसे? मुसलमान अच्छे नहीं है। किसने कहा आपसे? और दूसरा मुझे ये बताइए कि सर्वे के नाम पर कौन से मदरसे पर बुलडोजर चल गया? आप सवाल का जवाब दीजिए मुझे, सवाल का जवाब दीजिए, इधर उधर मत घुमाइए आप बात को। और दूसरी बात मुझे बताइए कि कौन से मदरसे पर हमला हो गया उत्तर प्रदेश में? नहीं, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। आप ये बताइए ना, उत्तर प्रदेश में कौन से मदरसे पर हमला हो गया? नहीं, मैं देखिए बात जो हो रही है मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। आप सुनने को तैयार नहीं है आप मेरी बात को। इतनी देर भाषण देने के बाद आपको ये लग रहा है कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी और आपसे सवाल पूछ पा रही हूँ मैं? भाषण खत्म नहीं दे रहा हूँ। नहीं, आपने शुरुआत इस बात से की कि उन्होंने कहना चाहिए था कि मदरसों में ऐसी तालीम नहीं दी जाती। किसने आपसे कहा कि सारे मदरसे कटघरे में है इस देश में? किसने आपसे कहा है? ये जो आप गुमराह करने का काम करते हैं और बरगलाने का काम करते हैं ना देश के मुसलमानों को, इसी से सबसे ज्यादा नुकसान होता है, इसी से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और सवाल का जवाब है नहीं आपके पास। उत्तर प्रदेश में कौन से मदरसे पर हमला हो गया? मैं आपसे तब से ये पूछ रही हूँ। नहीं दी जाती, ये बात ध्यान नशीन रख लीजिए। ये इल्जाम लगाया जा रहा है मदरसों के ऊपर। किसने लगा दिया इल्जाम? आप लगा रहे हैं ये इल्जाम, आप लगा रहे हैं ये इल्जाम। आप ये बताइए कितने मदरसों की स्क्रूटनी हो रही है? ये बताइए आप मुझे, कितने मदरसों की स्क्रूटनी हो रही है? बताइए कौन से मदरसों की शूटिंग हो रही है? बताइए आप किसकी हो रही है? जो मदरसे मदरसों पर हमले करवा रहे थे, क्या उसको फंड जारी किया जा रहा है? आप अभी मदरसों पर हमले करवा रहे थे, गिनवाइए यूपी में कितने मदरसों पर हमले हुए हैं बताइए मुझे। सर मेरे साथ तथ्यों पर बात कीजिए ना सूफी खैरुद्दीन जी, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। सूफी खैरुद्दीन तथ्यों पर बात कीजिएगा, तथ्यों पर बात कीजिएगा, सुन लीजिए ध्यान से। ये भले ही हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो, लेकिन बात यहाँ पर तथ्यों पर होगी, तथ्यों पर होगी। या प्रोपेगेंडा नहीं चलता है, या भारतीयता की बात होती है। समझने वाले को वो बात भी समझ में आती है। आप अभी तक नहीं बता पाए मुझे उत्तर प्रदेश में कितने मदरसों पर हमला हो गया? आप तब से मुझसे बहस कर रहे हैं, आपने अभी तक मुझे नहीं बताया उत्तर प्रदेश में कितने मदरसों पर अटैक हुआ है। अजीब बात कर रहे हैं सर आप। एक खबर को स्वीपिंग जनरलाइजेशन में ले जाना, यही काम सियासत करती है, यही काम सूफी साहब आप कर रहे हैं सर। ये शोभा देता है? नहीं, ये शोभा देता है? हम आपसे सही बात है फिरोज बख्श साहब, आप ही बताइए सही बात है। हर बात में ये नैरेटिव पेंट करने की कोशिश करना कि इस देश में मुसलमान जो है वो अंडर अटैक है। कुछ मदरसों की स्क्रूटनी हो रही है और यहाँ पर सूफी खैरुद्दीन है कह रहा है मदरसों पे हमले हो रहे हैं। ना सुन लीजिए, अब जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए और अर्शद मंत्री का जवाब भी इनको सुनवाइएगा फिर थोड़ी देर बाद। अदिति बहन,
मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे 31 मिनट और 32 सेकंड के बाद मौका दिया। मैं अपने तमाम फाजिल और काबिल दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जिसमें हमारे सूफी खैरुद्दीन साहब भी हैं, कि मेरी बात को थोड़ा सब्र और तहम्मुल के साथ, धैर्य के साथ सुने। देखिए, ये जो डॉक्टर मोहन भागवत एक मस्जिद में गए, जो कनॉट प्लेस के बाद इंडिया गेट के पास जो मस्जिद है, वो बगलगीर हुए, गले मिले मौलाना उमैर अहमद इलियासी से। ये जो तस्वीर सारी दुनिया में गई, इसका बड़ा अच्छा मैसेज गया। वो मैसेज क्या था कि हिंदू और मुसलमान अलग नहीं है। जैसे गोश्त से नाखून अलग नहीं हो सकता, ऐसे हिंदू से मुसलमान अलग नहीं हो सकता, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें हमें ये बात भी याद आती है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने घर पे सभी उलेमा को, अकाबरीन को, अमायद को बुलाया था, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया था, वहां उन्होंने बबांगे तहल एक बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम हमारी संतान की भांति हैं, हम उनके साथ बराबरी का सुलूक करना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था, मैं हर मुसलमान के एक हाथ में कुरान, दूसरे में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। नाउ हैविंग सेड दैट, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर तरह तरह की बातें आ रही हैं, हिंदू मुस्लिम। अजय आलोक भी कह रहे थे ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। अगर हिंदू मुस्लिम ही चल रहा है तो एक शेर सुन लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। तो डॉक्टर भागवत ने और इलियासी साहब ने गले मिलके एक पैगाम ये दिया, हम सब लोग सिंस सेंचुरीज वी हैव बीन जेलिंग लाइक शुगर एंड मिल्क। हमारा यही जो वसुधैव कुटुंबकम है, यही मैसेज उस मस्जिद से, जो इंडिया गेट के सामने मस्जिद है, उससे ये गया। और एक बात और, जब ये डॉक्टर भागवत मदरसे में गए, उन्होंने मदरसे के मोहतमिम से बात की, यानी टीचर से बात की, और उन्होंने कहा कि मैं तारीफ करता हूं कि मदरसे का बच्चा कुरान जैसी 1000 पृष्ठ से भी जो बड़ा ग्रंथ होता है उसको याद कर लेता है, कंठस्थ कर लेता है। तो मैं ये चाहूंगा, उन्होंने कहा मोहतमिम साहब से, कि ये बच्चे आधुनिक शिक्षा भी ग्रहण करें दीनी तालीम के साथ साथ, और ये बच्चे सेकुलर तालीम हासिल करके हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाए, हिंदुस्तान को सबसे बड़ा लीडर बनाए। ये बात उन्होंने कही कि मैं चाहता हूं मदरसे का बच्चा हिंदी भी पढ़े, इंग्लिश भी पढ़े और विज्ञान भी पढ़े। तो ये इतनी बड़ी बात कह के आए, तो इनको सूफी खैरुद्दीन साहब, जिन्होंने एक बात भी सूफियाना मिजाज से नहीं की, सारी बातें उन्होंने वादा करके मुसलमानों को बदनाम करते हैं ऐसे लोग। देखिए सूफी साहब, आपका नाम तो सूफी है, लेकिन आपने एक सूफी मिजाज की नहीं की। जिस तरीके से आप वादा कर रहे हैं, मुसलमान बदनाम होता है। पूरे लोग ये कहते हैं कि मुसलमान में ना सब्र है, ना तहम्मुल है, किसी की बात नहीं सुनता, उल्टी सी हर वक्त हिंदू मुसलमान। क्या हिंदू मुसलमान से बढ़कर, जैसे अदिति ने एक डिबेट में कहा था, ना मैं किसी बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, ना कांग्रेस को सपोर्ट करती हूँ, मैं एक ही पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, और वो पार्टी है भारत माता। उसी तरह से मैं भी कहूंगा कि डोंट सपोर्ट हिंदू फ्लैग, डोंट सपोर्ट मुस्लिम फ्लैग, ओनली सपोर्ट तिरंगा, दैट इज इंडिया फ्लैग। ये हमें समझनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करें हम सब मुसलमान कि हम यहाँ रह रहे हैं, कि हम अफगानिस्तान में नहीं है, हम सीरिया में नहीं है, हम पाकिस्तान में नहीं है। वहां जाके मुसलमानों की हालत देखिए, तो देखिए शुक्र अदा करिए कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, और हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की, उसको मजबूत बनाने की कोशिश करें। एक सेकंड, मैं पहले अरशद मदनी का रिएक्शन सुनाना चाहती हूँ। सूफी खैरुद्दीन साहब, आप ध्यान से सुनिएगा सर, ध्यान से सुनिएगा। अरशद मदनी का रिएक्शन है तो प्लीज वो चलाएं। नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। हमने तो सर्वे पे गवर्नमेंट की तायीद की है। अब तक सर्वे की जो तस्वीर आई है वो सही तस्वीर है, गलत तस्वीर नहीं है। इसलिए हम सर्वे के लिए लोगों से कह रहे हैं कि वो मुकम्मल गवर्नमेंट की मदद करें। नहीं, हम ये देखेंगे कि बात क्या है। अगर वो मदरसे की जमीन पर नहीं था, गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर था, गवर्नमेंट को हक है। अगर पंचायत की जमीन के ऊपर था, गवर्नमेंट को हक है। जी वारिस पठान। जी शुक्रिया अदिति जी, आप मुझे याद किया। मुझे तो लगा कि सर आप सभी इतना विक्टिम नैरेटिव में हैं। कोई मुझे बताता है आप 31 मिनट 40 सेकंड बाद आई, कोई मुझे बताता है 20 मिनट 25 सेकंड बाद आई। अभी मैं तौसीफ अहमद खान का रिएक्शन लूंगी तो वो भी मुझे कहेंगे आप 40 मिनट बाद आई। तो आप सबको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप 6 विभूति यहाँ बैठी हैं तो सबको मुझे मंच देना है, सबको मुझे मंच देना है। मेरा हाल देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे कन्वीनियंटली सब यूज कर लेते हैं, रूल बुक में से रूल कोट करके, और उसमें जो ड्यूटीज बताई गई हैं वो भूल जाते हैं। तो कुछ वैसा मैं महसूस कर सकती हूँ। तो प्लीज
मुद्दे पर रहिए और बात रखिए। कराना चाहता हूँ आपको थोड़ा सा, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा महसूस कराना चाहता हूँ कि जिस तरह आप 2-3 लोगों को बोलने की इजाजत दे रहे हो। आप सर बहुत देर बोले, पहले 15 मिनट आप ही बोले 5 बजे से, और आपके जो प्रमुख हैं उन्हीं का रिएक्शन हमने चलाया, तो आप तो बिल्कुल मत कहिएगा कि आप विक्टिम है इस डिबेट में। चलिए आगे बढ़िए। अब तो मुझे टाइम देना चाहिए ना आपको? अच्छा दिया है, आपको टाइम दिया है, चलिए आगे बढ़िए। पे आप आए, ठीक है। मदनी साहब हमारे सीनियर है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, संविधान को मानते हैं, उनको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, वो रख सकते हैं। मेरा मानना यह है कि मदरसों का सर्वे आपको कराना क्यों है, जबकि 16,500 मदरसे जो है उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट बोर्ड के अंदर जो आता है उसमें आपने पकड़ नहीं दिया। तो जब मोहन भगवत दिल्ली को गए, वारिस पठान मोहन भगवत दिल्ली में गए, सुनिए, मोहन भगवत दिल्ली के मदरसे में गए, उन्होंने कहा बहुत अच्छी तालीम दी जा रही है, कुरान की आयत उन्होंने सुनी, तो उनको मोदी जी को बोल देना चाहिए था कि साहब वो जो वहां पे 5 साल से उन्होंने पगार नहीं दिया मदरसों के टीचरों का, पगार दे दो। मोदी जी आपने कहा था एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान देंगे, कब देंगे? और दूसरे जो मदरसे हैं वहां पे बच्चे अगर तालीम ले रहे हैं तो आप क्यों उनको हैरान कराना चाहते हो? रोक दो, हैरान मत करो। उसके बाद उनको याद दिलाना चाहिए था कि यही मदरसों से राजा राम मोहन रॉय पढ़ के निकले, डॉक्टर राधाकृष्णन पढ़ के निकले। अब सवाल तो यह बनता है कि साध्वी प्रज्ञा किस मदरसे से पढ़ के निकली? वो तो आतंकवादी थी, उसको तो भाजपा ने बना दिया एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वहां की जो इंक्वायरी होना चाहिए कि नहीं, तो वहां मठ की इंक्वायरी होना चाहिए नहीं, धर्मशाला की इंक्वायरी होना चाहिए नहीं, कुछ भी बोलेंगे सर, उनको ये बात करना चाहिए था। मोहन भगवत बोलते कुछ है, कुछ भी बोल रहे हैं, मोहन भगवत बोलते कुछ है, उनके लोग करते कुछ और है। वो बोलते हैं मुसलमान हमारे सब, पहले तो कहा कि सबका डीएनए एक है, मगर वही डीएनए वाले मुसलमानों को पकड़ते हैं, जय श्री राम बोल नहीं तो मॉब लिंचिंग कर डालते हैं। वहीं पर गाय के नाम के ऊपर मुसलमानों को मार दिया जाता है। वहीं मोहन भगवत जी को याद दिलाना चाहता हूं, गुजरात के अंदर ही हमारी एक बहन थी बिल्किस बानो, उसके बलात्कारी खुली फिजाओं में घूम रहे हैं, जिनको सलाखों के पीछे होना चाहता है, होना चाहिए। तो मोहन भगवत जी उन पे क्यों नहीं बोलते? अब मोहन भगवत जी देख रहे हैं कि भाजपा मुसलमानों को एक तरह से टारगेट कर रही है हर चीज में, हिजाब से लेकर, लाउड स्पीकर से लेकर, नमाज से लेकर, मदरसा, वक्फ प्रॉपर्टी। तो मोहन भगवत जी उस पर क्यों नहीं बोलते कि नहीं ये गलत है, सबको इक्वल अधिकार दिया है संविधान ने? तो एक ही पक्ष के लोगों के खिलाफ बीजेपी सरकार क्यों ऐसा बर्ताव करती है? मोहन भगवत जी ये नहीं बोलेंगे, तो इसलिए तो हम कह रहे हैं कि टारगेट, अरे हिजाब तो हमारा फंडामेंटल राइट, यही तो आरएसएस वाले भूल गए के राइट्स की बात है। आरएसएस वाले यही गलत बयानी है। जो मामला कोर्ट में है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अधिकारों में जो ड्रेस कोड है उसके तहत हिजाब, और आप ये कह रहे हैं कि देश में हिजाब बैन है। आदिति जी, वारिस पठान जी, अच्छा आदिति जी सच सुनो ना, वो कौन लोग जो थे आरएसएस वाले जो भगवत शाल लपेट के चले गए कर्नाटका में? आई डोंट हैव एन आइडियोलॉजी, मेरे बेसिक्स बहुत क्लियर है। जो मूल सवाल होता है ना, मुझे वो मूल सवाल पता है, इंफॉर्मेशन है मेरे पास। मामला क्या कोर्ट में भारत में हिजाब पर पाबंदी है क्या? एक सेकंड आप ही बता दीजिए, चलिए आप ही से पूछ लेती हूँ, हिजाब पर पाबंदी है क्या भारत में? आरएसएस ना आरएसएस से तो पूछ ही लीजिएगा, आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे, हिजाब पर पाबंदी है क्या? शाल लपेट के, अच्छा सुनिए ना आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, हिजाब पर पाबंदी है क्या भारत में? कर्नाटका के स्कूल में मुस्कान लड़की वहां पे खड़ी थी, मुस्कान को छोड़ दीजिए सर, अल्लाह अकबर, वो 25 आप इस बात का जवाब दीजिए, हिजाब पर पाबंदी है क्या भारत में? उनके खिलाफ केस, हिजाब पर पाबंदी है भारत में? पाबंदी तो किसी पे नहीं, फ्रीडम ऑफ, अरे भाई साहब तो फिर आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? हिजाब का मामला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जो राइट्स हैं उसके तहत ड्रेस कोड में हिजाब पर पाबंदी का आप यहाँ पर कह रहे हैं हिजाब के माध्यम से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। सारे मुसलमान क्या उसी ड्रेस कोड में फंसे हुए हैं सर? क्यों ऐसी बातें करते हैं सर? तथ्यों पे तो रहिए, आपकी शिकायत हो सकती है बीजेपी से, आपको शिकायत होगी आरएसएस से, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगी सर, पर तथ्यों पर रहिए प्लीज। मैं सारे के एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, तथ्यों पर रहिए, तथ्यों को आप मत, तथ्यों से मत भागिए। आप और मैं तू मैं करेंगे ना तू मैं नहीं हो रही है वारिस भाई, आपके मेरे बीच में कोई तू मैं नहीं है, हमारे बीच कोई सियासी जमीन नहीं बटनी है। लेकिन इस बहस के माध्यम से मैं दर्शकों को ये क्लैरिटी जरूर देना चाहती हूँ, जब आप हिजाब बार बार सुनते हैं तो इस देश में हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं है, हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं है। और ये बात अभी आपने वारिस पठान से भी सुनी, लगा दिया। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अधिकारों के तहत ड्रेस कोड, उसमें हिजाब की बात है जो कोर्ट के सामने है सर। क्यों गुमराह कर रहे हैं सर? बेटी क्यों गुमराह कर रहे हैं? हमारी बेटी क्यों गुमराह कर रहे हैं सर? खाली आपकी बेटी नहीं है, भारत की बेटी है, स्कूल में जाना चाहती है। प्लीज इसमें तेरा मेरा करना बंद कीजिए, जवाब लीजिए। पहले आज आलोक उसके बाद संगीत रागी, जल्दी जल्दी प्लीज। हमारे भारत देश की
हमारे भारत देश की मुसलमान बहन अगर हिजाब पहनकर तालीम सुन लीजिए, फिर आप गुमराह कर रहे हैं। मैं सवाल क्लियर कर चुकी हूँ। हिजाब का मामला देश में हिजाब की पाबंदी का नहीं है। ये मामला है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के राइट्स, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है। जिस संविधान की दुहाई आप दे रहे हैं उसी के साथ ड्रेस कोड में हिजाब पर पाबंदी का। प्लीज इस पर मैं और वक्त जाया नहीं करूंगी क्योंकि तथ्यों से बहुत दूर है। प्लीज अजय आलोक की आवाज, उसके बाद संगीत रागी, वापस वारिस पठान। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सवालों के जवाब आपसे लूंगी। टीका लगाए। देखिए ऐसा है अदिति जी, ये व्यर्थ की बातें करेंगे, इनके पास कहने को तार्किक कुछ नहीं है, ये सिर्फ व्यर्थ की बातें करेंगे। अभी मदनी जी ने कुछ कहा तो वो हमारे सीनियर हैं, संविधान में उनको राइट दिया है, कुछ भी बोल सकते हैं। इनकी सोच से क्या देश का मुसलमान चलेगा? रजाकारों की सोच से इस देश का मुसलमान चलेगा? चले गए रजाकार तो जाना था, वफादार बैठ गए थे ना रजाकार लोग, यहाँ पे उन्हीं लोग में से हैं। ये कांग्रेसी रजाकार बन गए, कम्युनिस्ट रजाकार हैं, ये ओरिजिनल रजाकार लोग, ये ओवैसी हैं और ये चाहते हैं देश का मुसलमान इन्हीं के जैसा सोचे। लेकिन ये इनकी सफल नहीं हो पा रहे, इनकी छटपटाहट ही है, ये सफल ही नहीं हो पाते बेचारे। कुछ भी कर लेते हैं, सफल नहीं हो पाते। तो कुछ नहीं तो उठा लिया मोहन भागवत जी को, उठा लिया वक्फ की संपत्ति को, और हर जगह फंसते जा रहे हैं, बैकफुट में जा रहे हैं क्योंकि तर्क नहीं है। अभी मैंने पूछा कि हैदराबाद तेलंगाना में वक्फ की जमीन क्या ओवैसी बंधुओं ने हथियाई हुई है, इसलिए डर रहे हैं क्या कि वक्फ की जमीनों का सर्वे नहीं हो? उसने जवाब नहीं दिया। अभी मैंने जब बोला कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 30A कहता है कि किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट को फंडिंग नहीं होनी चाहिए, उस पर जवाब नहीं दिया। लेकिन हाँ, आर्टिकल 30 भी याद रहता है कि हमें अपने धार्मिक विचारों को बढ़ाने की आजादी है। 30A याद नहीं रहता है। संविधान को अपने हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से बोलने में संविधान के हिसाब से देश चलेगा। जब संविधान पालन करने इनको बोलो कि सुप्रीम कोर्ट में मामला हिजाब का, तो हमारी मुस्लिम बहनों को हिजाब पहनने से मना किया जा रहा है। ये कितने मतलब हिपोक्रेसी और डुप्लीकेसी है इनकी। ये मुसलमानों को बरगलाने का पूरा ठेका ले रखा है। मुसलमान सुनते नहीं। हमको तो यकीन है सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला करेगी इंशाल्लाह। हमको उम्मीद है। फ्रीडम ऑफ चॉइस है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मेहनत कीजिए, मेरी मर्जी। अगर कोई लड़की चाहती है कि हिजाब पहने तो आप क्या इतराज? हैदराबाद में मुसलमानों को कुछ नहीं कर सके, क्या ये हालत कर दी हमारे मुसलमान भाई बहनों की? अरब का शेख आता हैदराबाद से ले जाने के लिए मुस्लिम लड़कियों को, कुछ नहीं कर सकते हो वैसी पिछले 40 साल से वर्ग की शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है जिनका शोषण धिक्कार है, डूब मरिए जाके। जगाना चाहते हैं उनको, उनका हैदराबाद के मुसलमानों का नहीं, वो देश के मुसलमानों का होगा। हम बताते हैं कि तुमको ये अधिकार है, फिर संविधान के लिए लड़ो। अरे पहले हैदराबाद के मुसलमानों की चिंता कहां है? इस देश में कोई भी अधिकार, हमारा अधिकार है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बिना नहीं आता। कायदे अक्सर मैं लाइन यूज करती हूँ, कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है सर। कोई भी अधिकार, किसी का भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। हमको हिजाब पहनने से क्यों रोका जाता है? फिर चलिए बताइए। अगर एब्सोल्यूट नहीं है तो फिर क्यों? क्या पूछा आपने? एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है हमारा हिजाब पहनना। ये आपका मानना है, रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा है हमारा हिजाब पहनना। कर्नाटक हाईकोर्ट ने नहीं माना था, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इंतजार कर लीजिए। ये दावा करने से पहले, ये क्लेम करने से पहले इंतजार कर लीजिए देश की सर्वोच्च अदालत के फैसला सुनाने तक। इंतजार कीजिए, तथ्यों पर रहिए मेरे साथ। बार बार मैं कह रही हूँ, तथ्यों पर रहिएगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने नहीं मानी थी ये बात आपकी, लेकिन तो मैं पूछना चाहता हूं, इंतजार कीजिए। प्रोपेगेंडा नहीं, उससे पहले प्रोपेगेंडा नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला भी माना गया था, देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला भी माना जाएगा। चिंता मत कीजिए, आपके पक्ष में आएगा वो भी एक्सेप्टेबल होगा, आपके खिलाफ आएगा वो भी एक्सेप्टेबल होगा। तो इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। फैसले से पहले फैसला मत सुनाइए। संगीत रागी। देखिए, ओवैसी आधुनिक भारत के जिन्ना बनना चाहते हैं और इसी अनुसार वो चारों ओर मुसलमानों को गोलबंद कर रहे हैं। कितना सफल हो पाते हैं, कितना नहीं सफल हो पाते हैं, इस बात पर निर्भर करेगा कि मुस्लिम समाज अपने आप को रेडिकल ताकतों के साथ, जो आज़ादी से पहले तो उन्हीं लोगों के साथ खड़ा था, क्या भारत का मुस्लिम समाज फिर से उन्हीं रेडिकल ताकतों के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है या नहीं तैयार है? इसका उत्तर यहाँ से मिलेगा। दूसरी बात, हिजाब पर तो कोई प्रतिबंध नहीं है, हाँ, लेकिन स्कूलों के अंदर यदि उसका ड्रेस कोड है तो वो भी उसका उतना ही अधिकार है। कल जाकर के यदि सुप्रीम कोर्ट एक ड्रेस कोड तैयार करती है और कल मुसलमान कहे कि नहीं, हम तो सुप्रीम कोर्ट के ड्रेस कोड को नहीं मानते, कोई और संस्थान यदि कहता है कि हम तो ड्रेस कोड लागू करेंगे, इस ड्रेस को हम नहीं, तो हमारे तो मुसलमान के अंदर, और ये सबने कहा है कि हिजाब जो है वो एसेंशियल नहीं है, इस्लाम का आवश्यक हिस्सा नहीं है, और जो चीजें आवश्यक हिस्सा नहीं है उस पर तो प्रतिबंध कोई भी कोड लगाया जा सकता है।
सबसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बाकी अन्य देशों में जहां पर हिजाब नहीं है वो मुसलमान नहीं है, ये उनका पालन नहीं करते हैं तो वो मुसलमान नहीं है। ये पूरा का पूरा जो हिजाब का अभियान है वो ओवैसी की देन है, पीएफआई की देन है, ये रेडिकल ताकतों की देन है जो यहाँ ही नहीं पूरे विश्व के अंदर है। आप लंदन की गलियों में हिजाब पहले से ज्यादा बढ़ गया है, अमेरिका की गलियों में भी हिजाब पहले से ज्यादा बढ़ गया है, और भारत के अंदर भी वही चीजें जो है बहावी इस्लाम, देवबंद इस्लाम, ये सब सारे जो है वो ये एक रेडिकल इस्लामिस्ट बहस के लायक नहीं है आपकी नजर में? मैं सुन लीजिए नहीं मैं उनको रोकूंगी, अभी भी महिलाओं नहीं सुनिए मेरी बात ध्यान से, उनको रोकूंगी मैं। मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि आप उनको बहस के लायक नहीं समझती, इसलिए आप उनको नहीं टोक रही हैं। आगे जाऊंगी मैं। ईरान में हिजाब जिंदगी और मौत के बीच का फासला बन गया है सर। ईरान में हिजाब लड़की की जिंदगी और मौत के बीच फासला बन गया है। ईरान में हिजाब, समझे? तो प्लीज जिसे आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मानते हैं सर, उसके लिए काउंटर लाइन ऑफ आर्गुमेंट ये है कि 6 साल की बच्ची, एक 7 साल की बच्ची, एक 8 साल की बच्ची फ्रीडम ऑफ चॉइस समझती है, फ्रीडम ऑफ चॉइस समझती है। 6 7 8 साल की बच्ची, आप उस पर थोप देंगे हिजाब, आप थोप देंगे उस पर हिजाब? कैसी बातें कर रहे हैं सर? मेरी डिबेट हिजाब पर नहीं है, और ना ही उस ट्रैक पर इसे ले जाने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा कोशिश। फिरोज बख्श साहब, फिरोज बख्श जी बात पूरी करें सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए बार बार हिजाब का जिक्र आ रहा है। मैं एक बात बता दूं, बिल्कुल सही कहा था इन्होंने, संगीत रागी साहब ने, कि हिजाब इस्लाम का एक प्रिंसिपल इसेंशियल पार्ट नहीं है, इसका कोई जिक्र नहीं है कुरान में कहीं भी। हाँ, हिजाब जो है आंखों का होता है, रूह का होता है, और वो अंदर किरदार का, कैरेक्टर का होता है, ठीक है? कपड़े का टुकड़ा हिजाब नहीं है, ना बुर्का हिजाब है। बुर्का तो बिजेंटीन जो ट्रेडिशन है तुर्की की, वहां से आया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फालतू में ये गोल पोस्ट चेंज करते हैं हमारे जो दोस्त हैं, वारिस पठान साहब काबिल आदमी है, वकील हैं, लेकिन बहस में जो आपको करोड़ों हिंदू मुसलमान दुनिया में सुन रहे हैं, आपको पूरी दुनिया के हर मजहब के लोग सुन रहे हैं, तो सही इंटरप्रिटेशन दीजिए। आप एक पढ़े लिखे मुसलमान हैं, वी आर प्राउड ऑफ यू। तो हिजाब को इशू ना बनाइए। दूसरी बात ये कि अगर ये डॉक्टर मोहन भागवत मदरसे में गए तो उसको हाथों हाथ लीजिए। ये पुल बनाने की एक उन्होंने बात की है, हिंदू मुसलमानों को आरएसएस को सबको जोड़ने की बात की है, ठीक है? तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, हिंदू मुस्लिम से उठकर इसको विश्व गुरु बनाने, आप जैसे लोग ही, देखिए वारिस भाई, आप जैसे लोग ही हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएंगे, आप जैसे लोग ही हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। आपका साथ चाहिए। हम चाहते हैं मदरसे के बच्चे इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफिया सब पढ़े। यही बच्चे आगे चल के हिंदुस्तान को सपनों का हिंदुस्तान चाहते हैं, सबका लीडर हो, ये आप ही के कोऑपरेशन से होगा। अगर हम आपस, मुझे फिरोज बख्श साहब की बातें अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि हम लोग कर सकते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, बिल्कुल करना चाहते हैं फिरोज बख्श साहब। हम तो देश की असल वो है जो चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारे देश के अंदर हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े, एक दिन अच्छे एंकर बने, आपकी तरह यूनिवर्सिटी के चांसलर बने, डॉक्टर बने, एक दिन देश के प्रधानमंत्री बने। मगर हमारा फ्रीडम ऑफ चॉइस, हमारा फंडामेंटल राइट क्यों छीना जा रहा है? जो भी है, जितने भी पैठ हैं उनको गाइड करें, मिसगाइड ना करें, इंसाइट ना करें, प्रोवोक ना करें। अरे कोई मिसगाइड नहीं कर रहा। देखिए भक्त साहब, आपको ये गलत फहमी मैं आपकी दूर करता हूं, हम लोग कभी मिसगाइड नहीं करते। हम तो बल्कि बताते हैं कि बेटा तुमको संविधान ने अधिकार दिया है, इस अधिकार के तहत अपनी लड़ाई लड़िए, कानून के दायरे में रहकर अपने हक की लड़ाई लड़िए, ये हम लोग समझाते हैं भक्त साहब लोगों को। संगठन है, मगर आप देखिए गोल पोस्ट से आरएसएस की क्या बात करते हो आप? गोल पोस्ट आरएसएस की आपको पता है ना, ठीक है? आप तो इतने बड़े चांसलर रह चुके हैं साहब। सुनिए, आरएसएस के चालक मदरसे गए, मदरसों को गले से लगाया। आरएसएस देश का उद्धार करेगा? अरे क्या आरएसएस देश की इकोनॉमी बढ़ाएगा? किस तरह की बात कर रहे हैं आप? कि बच्चों को अच्छी तालीम दी जा रही है, बच्चों को अच्छा खाना, पहनना, ओढ़ना, बिछोना दिया जा रहा है, उनके क्लासरूम में लाइट है, पंखे हैं। आपको मंच दूंगी, उसके बाद आपको मंच दूंगी। तौसीफ अहमद खान। देखिए अदिति जी, भक्त साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल एक अच्छा होपफुल बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो वकालत कर रहे हैं आरएसएस की, बीजेपी की।
और ये पहली दफा नहीं, वो हमेशा कहते हैं। चलिए हम सब होपफुल रहते हैं, लेकिन हमारे सामने एक आईना है वो फैक्ट का, कि फैक्ट क्या है। अगर ये मदरसा को लेकर के कह रहे हैं, ना भाजपा का हिस्सा हूँ, ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हूँ, मैं सिर्फ एक पार्टी का हिस्सा हूँ जिसका नाम भारत माता है। तो मुझे किसी पार्टी से, किसी संगठन से, चलिए नई पार्टी के ये भक्त साहब है, नई पार्टी के भारत माता पार्टी के। अच्छा काम करेगी। अभी देखिए उन्होंने बात कहा था कि उनकी बातों को ही मैं दोहराना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के लेबर मिनिस्टर थे रघुराज सिंह। उत्तर प्रदेश के वकालत की बात की, ये बुरा लग गया आपको? उत्तर प्रदेश के एक मिनट अच्छा भक्त साहब, आपने तो अपनी बात कह ली, अब मुझे कहने दीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश के मंत्री है, लेबर मंत्री रघुराज सिंह, उन्होंने 2021 में कहा। देखिए ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो किसी की बात सुनने नहीं मिलेगी। अदिति जी, फिरोज बाग जी बोले दीजिए सर, आप अपनी बात पर अपने वक्त पर बोलिएगा सर, आप अपनी बात अपने वक्त पर बोलिएगा, प्लीज बोले दीजिए उनको। देखिए अदिति जी, हम सारे लोग स्कूल और टीचर में गए हैं, और हम लोग स्कूल और कॉलेजेस में टीचर्स के ज्ञान सुनते हैं, और अपने उसके साथ अपना भी कुछ एक्सपीरियंस और अपनी भी मेहनत करते हैं। तो भक्त साहब की जो ज्ञान हमने सुन लिया, अब हम अपनी मेहनत की हुई बातें आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के लेबर मंत्री रघुराज सिंह ने कहा था, बस 10 महीना, लगभग 10-11 महीना हो रहा होगा, पिछले साल कहा था कि मदरसा जो है वो आतंकवादी को पैदा करता है, मदरसा जो है वो आतंकवाद का गढ़ है। 10 साल पहले सिर्फ 250 मदरसा थे, अभी हजारों मदरसा हो गए। तो ये एक इतना बड़ा झूठ स्टेटमेंट एक उत्तर प्रदेश के मंत्री ने दिया, सरकार के मंत्री ने दिया, कोई अहरे गहरे लोगों ने नहीं दिया। इस स्टेटमेंट के खिलाफ क्या उन्होंने माफी मांगा? इस स्टेटमेंट के खिलाफ क्या उधर के चीफ मिनिस्टर का या बीजेपी के बड़े नेता का कोई बयान आया कि नहीं ये बयान गलत दिया उन्होंने? और उसके बाद इस बयान को देने के बाद में वो सर्वे में जाते हैं। तो चलिए, मदनी साहब ने अपने एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि हाँ, अगर जमीन पंचायत की है, जमीन गवर्नमेंट की, उस पर मदरसा बना हुआ है तो हाँ उनका हक है। और सवाल तो ये उठता है कि आप तो राजनीति कर रहे हैं। आप पूछे भक्त साहब से कि क्या वो इस बात को कंडेम करते हैं? भक्त साहब तो कह रहे कि यूपी गवर्नमेंट का मंशा अच्छा है, वो तालीम को वो फैसिलिटीज देना चाहते हैं मदरसों में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मदरसों में फैसिलिटीज देने का ये क्या मतलब हुआ कि आप पहले गाली देंगे, आप पहले किसी को मारेंगे और उसके बाद आकर के बोलेंगे आओ हमसे गले लगाओ, हम तुम्हारे स्वागत करते? ऐसा तो तरीका नहीं होता। क्या उन्होंने वो कंडेम करते हैं? सर्वे करना गाली क्या वो कैसे कंडेम करते इस स्टेटमेंट को? नहीं, सर्वे करना गाली कैसे है? और किसी को अगर ये कहना देंगे तो तभी देंगे। अरे अदिति जी, आप भी इनोसेंट बन गई। जो मैंने अभी आपको कोट किया कि उत्तर प्रदेश के मंत्री के बयान को मैंने कोट किया, 2021 नवंबर का ये बयान है। अब आपकी सरकार में मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर जो डिसीजंस हैं या फिर कोर्ट ने जो फटकार लगाई, अब मैं वो गिनाने शुरू कर दूं? अब वो गिनाने शुरू करूं, वो लिस्ट उस पर बात करूं? नहीं, इससे वो सवाल का तो जवाब नहीं मिलता ना। इसीलिए सवाल यही है कि सियासत उसमें वोट बैंक ढूंढ रही है। और मैं चाहती हूँ व्यूअर इस डिस्कशन को बहुत ध्यान से सुने। आप खुद ये कहते हैं कि 11 महीने पुराना स्टेटमेंट है, खुद ही आप कहते हैं 11 महीने पुराना स्टेटमेंट, उसके बाद ही तो फिर आप ये कहते हैं कि मदरसों को उद्धार भी होना चाहिए, तो सरकारी योजना का लाभ कैसे पहुंचेगा? क्या उस स्टेटमेंट को कंडेम करते हैं? क्या आज भक्त साहब उस स्टेटमेंट को कंडेम करते हैं? बड़ा सिंपल सा सवाल है, क्या वो जानते भी हैं कि भक्त साहब से ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट पर कंडेमनेशन चाहते हैं? आप ही के चैनल में 15 मिनट तक उन्होंने कहा चाह रहे हैं ये भक्त साहब से। ठीक है भाई, आपको बुरा लग गया, इतना बुरा लग गया जो उन्होंने कहा है। एक जवाब ले लीजिए भक्त साहब, आपका एक कमेंट 30 सेकंड से आपके पास, उसके बाद संगीत रागी और वारिस पठान, प्लीज। देखिए मेरी बात सुनिए। यूपी की सरकार जो है, उसके जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, वो कभी नहीं कहते कि हम मुसलमानों के लिए काम करेंगे। जैसे ममता दीदी कहती है करो, मुसलमानों करो, सबके लिए करो, हम सबके लिए हैं। हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री है, कोई भी चीफ मिनिस्टर है, वो सिर्फ वोट बैंक की सियासत नहीं करता, वो भारत की सभी तबकों की सियासत करता है। और यूपी में जो सर्वे हो रहा है, देखिए मैं बता दूं, चांद शहजादे आप मेरे बच्चे की तरह है। तौसीफ साहब बहुत आप इंटेलिजेंट है, बहुत सेंसिबल तरीके से बोलते हैं। मैं बात बता दूं कि ये जो सर्वे किया जा रहा है, ये सर्वे मदरसों को बंद करने के लिए नहीं किया जा रहा है। जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं
ये देखने के लिए कि उनको किस मदद की जरूरत है, कैसे वो बच्चों को खाना दिया जा रहा है, सही पढ़ाई की जा रही है, क्या उनके क्लासरूम ठीक है, वहाँ पंखे हैं, ये सारी चीजें। तो सर्वे संगीत रागी की आवाज प्लीज, संगीत रागी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वारिस पठान के भक्त साहब बता रहे हैं, बोले मेरे मित्र है, बड़ा भोले रीत से बात कर रहे हैं कि जो इनकी मंशा है वो सिर्फ सर्वे करने की है। नहीं भक्त साहब, हम जानते हैं भाजपा का दो मुहैया चेहरा क्या है। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते थे, क्या हो गया उत्तराखंड के अंदर, हमारी बच्ची अर्पिता के साथ किस तरह घिनौना काम कर दिया, यही भाजपा के मंत्री, उनका ही बेटा। तो ये भाजपा या आरएसएस ये एक ही चट्टे बट्टे है और इनसे कभी भी आप वफादारी की उम्मीद मत रखो। 52 साल तक जिन्होंने हमारे तिरंगे का अपमान किया, 52 साल तक तिरंगे को लहराया नहीं नागपुर के हेडक्वार्टर में, भक्त साहब आप उनसे ये उम्मीद रखते हो कि ये कुछ अच्छा करेंगे? अरे मोहन भागवत की तो आदत है, हमेशा से बोलते हैं सबका डीएनए एक है, मुसलमान और हिंदू एक है, मगर फिर उन्हीं के लोग आके बार मॉब लिंचिंग सब करते हैं। संगीत रागी जवाब क्यों करते हैं वो लोग? चलिए संगीत रागी जवाब भगवत चाहे तो रोक सकते हैं। देखिए मोहन भागवत जी ने कहा सबका डीएनए एक है, लेकिन शायद असउद्दीन ओवैसी का डीएनए जो है वो औरंगजेब का डीएनए है, बाबर का डीएनए है, वारिस पठान का डीएनए बाबर का है, औरंगजेब का डीएनए है। हो सकता है ये मोहम्मद बिन कासिम के वंशज हो। दूसरी बात देखिए, आईना तो एक पैटर्न तो यह भी है कि सारे मदरसे अच्छे नहीं है, क्योंकि इन्हीं मदरसों से तालिबान पैदा होता है, इन्हीं मदरसों से जैसे मोहम्मद पैदा होता है, इसी मदरसे से ISIS पैदा होते हैं और इन्हीं मदरसों से हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी पैदा होते हैं। इसलिए सारे मदरसों को अच्छा कहना भी उतना ही गलत है जितना सारे मदरसों को गलत कहना है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कौन से मदरसे से? जैसे सारे मदरसे को अच्छा कहना उतना ही गलत है जितना सारे मदरसे को गलत कहना है। सारे मदरसे गलत नहीं है, लेकिन डिबेट किस पर है और डिबेट ले जा किस डायरेक्शन में रहे, लेकिन कुल मिलाकर इसका क्या मतलब हुआ? जब गोल पोस्ट चेंज करने की कोशिश की जाए और गोल पोस्ट चेंज करने के नाम पर ग्राउंड ही छोड़ दिया जाए, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि पैनलिस्ट के पास अपने डिफेंस में कुछ भी बचा नहीं है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमारी कोशिश जी न्यूज में ताल ठोक के दौरान यही रहती है कि इस डिस्कशन को, इस बहस को हम ज्यादा से ज्यादा तथ्यों पर ही केंद्रित करें।